हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक कश्यप। यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। आज मैं आपका सेकेंड बुक का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार मैं IUPAC नेम की रिकवरी कराना चाहता हूँ, बिकॉज 11th क्लास में मैंने आपको IUPAC नेमिंग पढ़ा दिया था, बट फिर भी आपको हो सकता है कुछ चीज़ें भूल गए हों। तो IUPAC नेम से स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि यूनिट 10 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन, वो स्टार्ट करूँगा। IUPAC नेम, IUPAC नेम की फुल फॉर्म जानते हैं आप? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ज़रूरत नहीं है, बस मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले IUPAC नेम लिखने के लिए आपको फार्मूला मैं बता रहा हूँ, जो कि मैंने 11th में भी बताया था कि प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकेंड। तो यहाँ पर 1 बाय 1 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्रीफिक्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ब्रांच्ड चेन। जो भी ब्रांच्ड चेन के मॉलिक्यूल होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनमें प्रीफिक्स होता है और इसको लिखा जाता है रूट वर्ड में बाई इल वर्ड जोड़कर। ये मैं बता चुका हूँ, लाइक इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल एक्सेट्रा। रूट वर्ड में क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम 1 डिग्री टू 1 डिग्री कार्बन एटम, मतलब प्राइमरी कार्बन एटम से प्राइमरी कार्बन एटम तक की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गेस्ट चेन वी कैन गिवन द नेम ऑफ रूट वर्ड एज फॉलोज। C1 के लिए मेथ, C2 के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आप कार्बन के नंबर के बेसिस पर रूट वर्ड को डिसाइड कर सकते हैं। सफिक्स फर्स्ट जो होता है वो लिखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स। C सिंगल बॉन्ड C इज नेम N, C डबल बॉन्ड C इज नेम इन एंड C ट्रिपल बॉन्ड C आइन। देन सफिक्स सेकेंड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका सफिक्स सेकेंड ही है। सफिक्स सेकेंड नेम लिखा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसके बेसिस पर इसका नेम लिखा जाता है। और इसके लिए एक टेबल होगी, जो टेबल मैं आप लोगों को बता दूंगा। फॉर एग्जांपल COOH के लिए वर्ड यूज़ होगा ओइक एसिड, सिंगल बॉन्ड OH के लिए यूज़ होगा ऑल, अल्कोहल के लिए। तो ये तो एक टेबल के थ्रू आप लर्न कर लेंगे। इनका जो ऑर्डर होगा, प्रायोरिटी ग्रुप जो होगा, वो भी आपको लर्न करना पड़ेगा। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताने जा रहा हूँ IUPAC नेम। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल 2018 का एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अपने कॉलेज की जो टॉपर अपूर्वा शुक्ला थी, उन्होंने ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक रॉन्ग कर दिया था, लेकिन फिर भी उसको आता था, बट जल्दबाजी में गलत किया था। तो इसको आप याद रखिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, C2H5 सिंगल बॉन्ड CH, OH, CH2 CH3। तो इसमें अगर हम लॉन्गेस्ट चेन की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये अगर इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन की बात करें, तो कुछ बच्चे ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, ये वाली, जो कि रॉन्ग है। एक्चुअल में लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? ये वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी, जो कि करेक्ट होगी। अब आपको ये भी ध्यान देना होगा कि लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट करने के बाद फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाएगी पहले। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देने पर इधर से नंबर 2 पड़ेगा और इधर से 1 2 3 4 पर पड़ेगा, 4 5 पर पड़ेगा। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4
5 एंड 6। तो इसका नाम होगा, ये देखिए 4 पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल हेक्सेन डैश 2 डैश ऑल, या इसको मिलाकर भी लिख सकते हैं 4 मिथाइल हेक्सेनॉल 2। तो ये एग्जाम्पल, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, बहुत टिपिकल नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती कर देता है। कुछ और एग्जाम्पल है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेंजीन रिंग है ये, और इस पर इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी टेबल है फंक्शनल ग्रुप की, उसमें प्रियॉरिटी ग्रुप OH होता है 1 2 3। याद रखिए हमेशा बेंजीन रिंग को जब IUPAC नेम लिखा जाता है तो रिंग को फिनाइल लिखा जाता है। 3 पर फिनाइल है, 3 फिनाइल प्रोपेनॉल, और डैश 1 भी बताना है कि OH ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर है। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि ये भी हो सकता है तो अब की बार नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। ये देखिए 1 पर फिनाइल आ गया, 1 फिनाइल प्रोपेनॉल डैश 1। ओके, और भी एग्जांपल देखिए आप, इम्पॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान रखिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब अगर ऐसा कोई एग्जांपल आता है जिसमें आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो कंपाउंड में और साथ में कोई हेलोजन एटम लगा हो, तो आपको याद रखना है फंक्शनल ग्रुप की टेबल में जो प्रियॉरिटी ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है। हेलोजन को आप नहीं लेंगे, हेलोजन एज अ प्रीफिक्स रहेगा, हेलोजन नॉट इंक्लूडेड इन फंक्शनल ग्रुप। नंबर 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे 3 क्लोरोप्रोपीन 1। अब यही चीज़, यही फंक्शनल ग्रुप हो सकता है कि रिंग में भी प्रेजेंट हो। CH Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर इसमें आप प्रियॉरिटी ग्रुप की बात करेंगे तो इसमें फिर अगेन डबल बॉन्ड से लिया जाएगा। 1 2 3 4, 4 पर क्लोरो है, 4 पर फिनाइल है, ये क्लोरो है अल्फ़ाबेटिकल मैनर में, ये फिनाइल है। आपको ये सारी बातें मैं रिकॉल करा रहा हूँ, रिकवरी हो रही है आपकी। फिनाइल बाद में आएगा, क्लोरो पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली, तो लिखेंगे 4 क्लोरो कॉमा 4 फिनाइल ब्यूटीन डैश 1। तो इस तरीके से IUPAC नेम की आपकी रिकवरी हो जाएगी। और भी आप क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में वो आप सॉल्व करते रहिएगा, और वो सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन कितना सिंपल आता है। और भी फंक्शनल ग्रुप हैं जैसे अल्कोहल है, ऑक्जेलिक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईथर है, ईस्टर है, इनके आप एग्जाम्पल, कीटोन है, अमीन है, इनके आप एग्जाम्पल करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो टाइम टू टाइम मुझसे डिस्कस भी करते रहिए। इसके बाद मैं आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यूनिट 10 है आपकी सेकेंड बुक की। यूनिट 10 आपकी है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हेलो एल्केन जो होते हैं वो एलिफेटिक होते हैं, आपको मैंने बताया है 11th क्लास में, और हेलो एरीन जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या होते हैं वो आपको अच्छे से पता है, यू नो वेरी वेल। एलिफेटिक वो कंपाउंड होते हैं जिनमें लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होती है, ओपन चेन में होते हैं, और एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। तो इस टाइप के कंपाउंड का आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इनकी प्रिपरेशन पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और यूजेस पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी। तो कैसे बनते होंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जनरल बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। RH ये फार्मूला जनरल है एल्केन का। कैसा फार्मूला है जनरल? एल्केन का। R एल्काइल ग्रुप यहाँ पर है, R इज़ द एल्काइल ग्रुप, और ये एलिफेटिक होगा। तो इस एल्केन से अगर मैं X एटम ऐड कर दूं इसमें और हाइड्रोजन एटम इससे हटा दूं तो ये बना लेगा RH। क्या बन जाएगा? RH। अब RH का नेम कैसे लिखा जाएगा इसको थोड़ा ध्यान से समझिए।
अगर हम इस तरफ से चलते हैं ऐसे, तो ये अल्काइल ग्रुप है, ये हैलाइड ग्रुप है, तो इसका नाम होगा अल्काइल हैलाइड। तो एक तो नाम इसका हो गया अल्काइल हैलाइड, और इसका क्या नेम हो सकता है, अगर इस तरफ से चलते हैं तो इसका नाम होगा हेलो एल्केन। क्या नाम होगा, हेलो एल्केन। और यहाँ पर X इक्वल टू है क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एरोमेटिक हेलो एल्केन या हेलो एरीन कैसे बनते हैं उसको जान लीजिएगा। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग है जो कि एरोमेटिक होती है, आपको पता है बेंजीन 6 मेंबर्ड रिंग होती है। सेम केस यहाँ है, इससे हम X हटा दें, जोड़ दें और H हटा दें तो क्या बनेगा आपका, ये देखिए आप, X आ जाएगा। अगर हम इधर से लिखते हैं तो इसका नाम होगा एराइल हैलाइड, अगर इस तरफ से चलते हैं, और अगर इधर से चलेंगे तो इसका नाम होगा हेलो एरीन। आपको याद होगा क्लास 11th में मैंने आपसे बात की थी कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जनरली उनको एरीन फैमिली में रखा जाता है, एरीन ग्रुप में रखा जाता है, उनको एरीन भी बोला जाता है। तो इस तरीके से इनका फॉर्मेशन हो जाता है। प्रिपरेशन आपकी हम जो आगे है वो पढ़ाएंगे, बहुत सारी प्रिपरेशन है। मोस्टली इस चैप्टर में जो मेन बेसिक है वो यही है, और इसके बाद और एक टॉपिक 2 हैं वो बेसिक हैं, अगर वो आपने सीख लिया तो ये चैप्टर आपका बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुत आसान है, रटना नहीं है। क्लासिफिकेशन में कुछ चीज़ें आपको समझनी है, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन, तो देखिए क्लासिफिकेशन में ये बताया गया है कि जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते हैं इनको नंबर 1 क्लासीफाई किया गया है मोनो, डाई एंड ट्राई हेलो एल्केन में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ कि CH3X, तो ये मोनो अल्काइल हैलाइड हो गया बिकॉज यहाँ पर एक हेलोजन है। इसके बाद इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें CH2X सिंगल बॉन्ड CH2X, तो ये डाई अल्काइल हैलाइड हो गया बिकॉज यहाँ पर 2 हेलोजन एटम लगे हैं। और ट्राई की बात करें तो CH2X, CHX, CH2X, यहाँ पर 3 हेलोजन एटम लगे हैं बिकॉज ये ट्राई अल्काइल हैलाइड होगा। इसके बाद इसी को क्लासीफाई किया गया है और भी ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर भी इनको क्लासीफाई किया गया है। हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, sp2 और sp3। तो ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए यहाँ पर जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, इस तरीके से इनको क्लासीफाई किया गया है। एलाइलिक का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। देखिए यहाँ पर जब डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ नेक्स्ट कार्बन होगा, जब उससे हेलोजन जुड़ा होगा, मेरे पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा एलाइलिक। और ये एलाइलिक में ये जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि आपको बेसिक बता दूं डबल बॉन्डेड कार्बन जो होता है वो sp होता है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन जो होता है sp3 होता है, और sp2 होता है, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो होता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये बेसिक हैं, आप याद रखिएगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, डबल बॉन्डेड sp2 होता है, और ट्रिपल बॉन्डेड sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं है, ये सिंगल बॉन्डेड है, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर रह गया है तो sp3 होगा। बेंजाइलिक का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप अगर है इस तरीके से CH2X, तो ये बेंजाइलिक बोला जाएगा। बेंजाइलिक इसलिए बोला जाएगा क्योंकि बेंजीन से ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर हेलोजन है, यहाँ पर भी ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और विनाइलिक में क्या होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको कहा जाएगा विनाइलिक। यहाँ पर ये कार्बन एटम कैसा होगा, अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये आपको ध्यान देना है। और एक और होता है इस तरीके से, ये देखिए ये एलाइलिक होगा,
क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से हैलोजन जुड़ा है। और अगर इस तरीके से आ जाए कंडीशन तो ये विनाइलिक होगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और ये आपका 2016 का बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। CBSE बोर्ड में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आउट ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर विच इज़ विनाइलिक आर बेंजाइलिक, सॉरी विच इज़ विनाइलिक आर एलाइलिक, मतलब कोई एक बताना था उसमें से कि कौन सा विनाइलिक होगा या कौन सा एलाइलिक होगा। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके बाद क्लासिफिकेशन और भी किया गया है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो देखिए यहाँ पर ये 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा। अब मैं एक 2 डिग्री का इसका एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। एलाइलिक का ही CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH2 CH3X। तो देखिए जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही, बिकॉज सिंगल बॉन्डेड है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है ये दो तरफ से कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री हो गया। और ऐसे ही एक कार्बन और ऊपर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन में आपको जो पढ़ना है, मेनली आपको स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर को क्या नेम दिया गया है, और मेनली कौन से हैं, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक और मोनो डाई ट्राई, इस तरीके से। इसके बाद एक जो टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा था कि इस चैप्टर में आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, वो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। नेचर ऑफ CX बॉन्ड से आपका पूरा चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है ये मैं आपको पहले एलिफेटिक का बता रहा हूँ, देन एरोमेटिक का बताऊँगा इस तरफ। तो एलिफेटिक में नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है, देखिए एक ये स्ट्रक्चर है RCH2X। तो CH2X का मतलब हो गया है यहाँ पर कि कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, कैसा होगा आप समझिए। ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसमें यहाँ के जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हैं ये हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज हैलोजन जो होते हैं पूरी पीरियाडिक टेबल में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। और यहाँ का जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो X है ये एक्टिव ग्रुप बोला जाएगा। एक्टिव ग्रुप इसलिए बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा। वीक क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये मोर पोलर हो जाएगा। पोलैरिटी मैं आपको बता चुका हूँ 11th क्लास में। पोलैरिटी वहाँ होती है जहाँ पर बॉन्ड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सफिशिएंट अमाउंट में डिफरेंस होता है। तो ये पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड हो जाता है, वीक बॉन्ड होगा, और ये एक्टिव ग्रुप होगा। इसी को हम लोग लीविंग ग्रुप भी बोल सकते हैं। लीविंग ग्रुप इसलिए बोलेंगे क्योंकि जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो यही हैलोजन एटम वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और हैलोजन इसको लीव कर देगा, मतलब छोड़ देगा। देन यहाँ पर इसलिए हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट है जो कि आपको याद करना है कि एलिफेटिक हैलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव। क्यों मोर रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि पोलर होते हैं, बॉन्ड वीक होता है, कम अमाउंट की एनर्जी में ही ब्रेक हो जाता है। एरोमेटिक में क्या होगा, देखिए एरोमेटिक में जब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कहीं पर भी हम हैलोजन एटम लगा दें तो वो हैलोजन एटम का जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और जो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाएगा, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पर एक वर्ड आया है पार्शियल डबल बॉन्ड, ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होता है इसी चैप्टर में मैं आपको आगे चल के जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, इसलिए ये जो होता है हैलोजन इनएक्टिव हैलोजन हो जाता है, और इनएक्टिव हैलोजन होने के कारण ये बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग हो गया है ये बॉन्ड कभी नहीं ब्रेक होगा। ये आपको पूरी केमिस्ट्री में जब तक 4 चैप्टर ऑर्गेनिक के चलेंगे याद रखना है। मैं बार बार आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आपको ये याद रखना है कि ये बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं किया जाएगा डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ। ओके,
sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है रिएक्टिविटी का, या बॉन्ड वीक है या स्ट्रांग है, वो मैं आपको 11th में क्लियर किया था। मैं एक बार फिर से अगेन आपको रिकॉल करा रहा हूँ। देखिए परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर मैंने आपको पढ़ाया था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में कितना होगा 1/4 इंटू 100 विल बी इक्वल टू 25%, और sp2 के केस में क्या होगा एस करेक्टर परसेंटेज विल बी इक्वल टू 1/2 और 1 3 3 इंटू 100 विल बी इक्वल टू 33.3%। तो आप देख रहे हैं जहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा आ रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। उसका रीज़न है कि रिएक्टिविटी कम होने से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज आप यहाँ तक का क्लियर करके रखिएगा, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।